नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, बीए पार्ट 3 की हिंदी साहित्य की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में आधुनिक काल के बारे में देखा था कि आधुनिक काल जो है वो 1850 के बाद शुरू हुआ एक ऐसा कालखंड है जिस कालखंड में हम जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन अपने पूरे शबाब पर धीरे धीरे फैलने लगा। हम यह भी जानते हैं कि साहित्य जब समाज का दर्पण होता है तो साहित्य के ऊपर समाज में चल रही गतिविधियों का पूरा जोर रहता है, पूरा प्रभाव पड़ता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने जाना कि इस कालखंड में 1850 के बाद जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय तो कमोबेश कांग्रेस की ही तर्ज पर हमारे कवियों ने भी अंग्रेज़ों की खुशामद की और खुशामद करते करते उन्होंने हिंदी कवियों ने भी कुछ मांगे भी रखी। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चले जात यह अति ख्वारी। 19वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते 1850 के बाद से 19वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते या हिंदी साहित्य के कालखंडों की बात करें तो भारतेंदु युग के ख़त्म होते होते हिंदी साहित्य प्रवेश करता है द्विवेदी युग में। तो हमारा राजनीतिक जो भारत है वो प्रवेश करता है आज़ादी की जंग में, आज़ादी की सक्रिय जंग में प्रवेश करता है। अब मांगना बंद और छीनने की कोशिश करना शुरू। 1915 के बाद तक यही स्थिति रहती है। फिर थोड़ा सा परिवर्तन होता है साहित्यिक जगत में, जब हमारे भारत में हिंदी साहित्य जगत में आधुनिक काल के स्वर्ण युग यानी छायावाद युग का आगमन होता है। छायावाद का अर्थ और परिभाषा हम करेंगे। उसके पहले हम ये समझ लें कि छायावाद में हम कैसे पहुँचे। देखिए, हिंदी साहित्य को के इतिहास को आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में अगर बांटा जाए तो मध्यकाल के पूर्ववर्ती भाग को भक्तिकाल और परवर्ती भाग को रीतिकाल कहा जाता है। भक्तिकाल की समय सीमा 1375 से 1700 और रीतिकाल की 1700 से 1900 और 1900 से आगे यानी संवत 1900 से आगे जो माना जाता है वो है आधुनिक काल। इस आधुनिक काल के भी डिवाइडेशन हमने किए हैं। भारतेंदु युग 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920, छायावाद युग 1920 से 1936, प्रगतिवाद 36 से 43, प्रयोगवाद 43 से 60 और फिर साठोत्तरी कविता और फिर अब तो जनवादी वगैरह कई नाम आ चुके हैं। हम छायावाद की बात कर लेते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह युग साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांति था जिसमें कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों दृष्टिकोण से उत्कर्ष का चरम दिखाई देता है। 1920 से सन 1936 तक के काव्य को छायावादी काव्य कहा जाता है। छायावाद का आरंभ मुकुटधर पांडे कहते हैं कि 1920 में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में क्षमा कीजिए, हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंध एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित हुए, जो छायावाद के संबंध में सर्वप्रथम लिखे गए लेख हैं। इनके अतिरिक्त 1921 में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक निबंध लिखा था।
इस प्रकार सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद को मिस्टिसिज्म के नाम के अर्थ के रूप में प्रयुक्त किया गया। आरंभ में छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग्य के रूप में किया गया, लेकिन बाद में इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। जयशंकर प्रसाद के काव्य आंसू को छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है। आइए हम बात करें छायावाद के अर्थ की और परिभाषा की। छायावाद के अर्थ को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। आचार्य शुक्ल छायावाद का संबंध रहस्यवाद और विशेष काव्य शैली से जोड़ते हैं, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1927 में सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर छद्म नाम से आजकल के कवि और कविता नामक लेख में लिखते हैं, छायावाद से लोगों का क्या मतलब है कुछ समझ नहीं आता। ये कौन कह रहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। शायद उनका मतलब है किसी कविता के भावों की छाया यदि किसी अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। वे कहते हैं जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो इसे ही हम छायावाद कहते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी या 20वीं सदी पुस्तक में इसे आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। उनके अनुसार छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। संसार की जो वस्तुएं हैं उनमें जो दिव्य सौंदर्य है उसका प्रत्यय छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का जो तात्पर्य है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। 1918 से 36 का जो काल है वो वस्तुतः पूरा का पूरा स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह का काल है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो स्थूल जो साधन थे पहले, इसके ठीक पहले बम, बंदूक, कारतूस, तलवार, कट्टे, ये स्थूल वस्तुओं के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयुक्त हो रहे थे। उसके स्थान पर सूक्ष्म हथियार महात्मा गांधी द्वारा दिए गए सत्य और अहिंसा, जिसका बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं दिखता है। सूक्ष्म वस्तुएं हैं लेकिन उसका असर बड़ा घातक हुआ और जिसका असर अंततः देश की आज़ादी के रूप में हमारे सामने है। मुख्यतः विभिन्न विद्वानों ने छायावाद के संदर्भ में जो विशेषताएं उद्घाटित की हैं वो इस प्रकार हैं। छायावाद पद्धति विशेष है, यह आध्यात्मिकता से युक्त है, यह एक दार्शनिक अनुभूति है, यह प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, यह रूढ़िवाद का विद्रोह है, यह एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और यहाँ स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इन 7 पॉइंट्स में हम छायावाद को पूरी तरह से समझ सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है छायावाद पद्धति विशेष है, यानी कि ये कलात्मक विशेषता हो गई इस छायावाद की। हम किसी पद्धति विशेष के आधार पर जब कविता करते हैं तो उसे छायावाद का नाम देते हैं। यह आध्यात्मिकता से युक्त है। अधि प्लस अध्यात्म मतलब आत्मा, अधि प्लस आध्यात्मिक। तात्पर्य ये हुआ कि जब प्रस्तुत में हम अप्रस्तुत का विधान देख करके आत्मा से परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो उस परमात्मा की तरफ बढ़ने का जो नाम है उसे कहा गया है छायावाद। यह एक दार्शनिक अनुभूति है, बिल्कुल सत्य कहा है। दर्शन से इसको सीधा जोड़ा ही जाता है। जो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी हैं उनकी प्रत्येक की जो कविता है, प्रत्येक का जो प्रस्तुतिकरण है वो एक नवीन ऊंचाई पर जाता हुआ हमें दिखाई देता है। यह प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। पूरा छायावाद जो काल है उसमें प्रेम और सौंदर्य की बहुआयामी अभिव्यंजना हमें दिख पड़ती है, जो कि हम जब पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे तो
क्षमा कीजिए, तो इसमें और हमें स्पष्ट दिखाई देगा। यह रूढ़िवाद का विद्रोह है, सत्य है। इसमें रूढ़ियाँ जो पुरानी हैं उसका खुला खुला विद्रोह इन कवियों ने किया है। यह एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और यहाँ सूक्ष्म स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, जो कि हमने अभी समझने का प्रयास किया है। हम अत्यंत संक्षेप में छायावाद के प्रमुख कवियों का नाम और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में उनको नामांकित कर लेते हैं, और हम विस्तृत वर्णन इन कवियों की जब विशेषताएं पढ़ेंगे या जब इन कवियों का हम कोई अध्ययन करेंगे या इनके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे तब हम करेंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, झरना आंसू, लहर और कामायनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत, कुंज, सांध्य काकली, सुमित्रानंदन पंत, गिरजे का घंटा, ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, अंतिमा, वाणी, पतझड़, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और सत्यकाम। महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्य गीत और यामा, जिसमें इन चारों ही जो पहले की कवि काव्य हैं उनको एक साथ संकलित किया गया, और दीपशिखा। ये चारों स्तंभ चतुष्टय भी कहलाते हैं, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी मिलके। और छायावाद इन चारों कवियों के इर्द गिर्द ही घूमता है। छायावाद की जो विशेषताएं हैं वो सारी की सारी विशेषताएं हमें इन चारों कवियों के काव्य में दिखाई पड़ जाती है। साथ ही एक बात और ध्यान देने लायक है, वो ये कि छायावाद का जो काव्य है वो पहले के जितने भी काव्य हमारे भारत में चल रहे हैं, चाहे वो भक्ति कालीन काव्य हो, चाहे वो रीतिकालीन काव्य हो, और चाहे वो आधुनिक काल की भारतेंदु और द्विवेदी युग के काव्य हों, उन सभी काव्यों में से एक नवीन जो परिवेश लिए हुए काव्य होता है, एक नवीनता लिए हुए काव्य हमें इस छायावाद काव्य में मिल जाता है। छायावाद पहले की सभी प्रकार की काव्य प्रवृत्तियों से अलग अनूठा काव्य है। छायावाद ऐसा काव्य है जो अपनी विशेषताओं के कारण इस काल को, सबसे बड़ी बात, स्वर्ण युग बना देता है छायावाद आधुनिक युग का। और जैसा कि हमने पढ़ा, एक पद्धति विशेष पर चलते हुए यह कालखंड आगे बढ़ता रहता है। तो आज हमने जाना कि छायावाद किसे कहते हैं, छायावाद का कालखंड कौन सा है, छायावाद का अर्थ क्या है, विभिन्न विद्वानों ने छायावाद के बारे में क्या क्या कहा है, और हमने यह भी जाना कि छायावाद को परिभाषित करते हुए किस विद्वान ने क्या कहा। फिर हमने ये जाना कि छायावाद के बारे में प्रमुख विशेषताएं इन विद्वानों के द्वारा उद्घाटित जो हुई है वो कौन कौन सी है। उसके बाद में हमने अंत में छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनको हमने नामांकित किया है, और उन नामांकित कवियों को हमने उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनके साथ नामांकित किया है। इस प्रकार इस काव्य में हमें दिखाई पड़ता है कि काव्य बड़ा रोचक है, नवीनता लिए हुए है और पूर्वाग्रहों से विमुक्त काव्य है। और कल के वीडियो में या अगले वीडियो में हम छायावाद की प्रवृत्तियों के बारे में बात करेंगे, और उन प्रवृत्तियों के बारे में यह जानेंगे कि ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसने छायावाद को अत्यधिक नवीनता प्रदान की। साथ ही छायावाद के अंदर छायावाद को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि छायावाद व्यक्ति की प्रधानता का काव्य है या मानवतावाद का काव्य है। यह सब हम अगले जो हमारा वीडियो होगा
उसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमने छायावाद के अर्थ और परिभाषाओं पे बात की है। धन्यवाद।